ध्वनि का दिल बैठ चुका था। उसके हाथ से थाली कांपी पर उसने गिरनी नहीं थी। आंखों की कोर तक आए आंसुओं को समेटती हुई वो बिना कोई आहट किए चुपचाप वापस मुड़ गई। इधर करुणा जी जैसे ही उठने को हुई तभी आस्था ने उन्हें देखकर मुस्कुराकर कहा, दीदी आप इनके साथ लाड़ लड़ाइए, खाने पीने की व्यवस्था हम करते हैं। नव्या ने मुस्कुराकर कहा, आप बेस्ट है चाची। आस्था ने हंसते हुए कहा, और आप बदमाश। आस्था किचन में आई और ध्वनि से बोली, चलो आज तुमने बहुत काम कर लिया, बाकी हम कर लेंगे। ध्वनि ने जवाब दिया, अरे नहीं चाची, थोड़ा सा ही काम तो रहता है, हम कर लेंगे। आस्था ने हल्की सख्ती से कहा, थोड़ा सा है इसलिए कह रहे हैं, हम कर लेंगे, तुम जाओ थोड़ी देर अपनी बहन के पास बैठो। ध्वनि ने सहमति जताई, जी। आस्था ने आंखें दिखाते हुए कहा, जाओ। ध्वनि ने बेचारगी भरा मुंह बनाकर बाहर जाने को मजबूर होकर कहा, जी ठीक है। ध्वनि और नव्या सगी बहनें थी और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। नव्या आजकल की आजाद ख्याल वाली लड़की थी, जबकि ध्वनि दब्बू स्वभाव की थी, जिसके लिए माँ बाप का कहा ही सब कुछ था। उनकी बात टालना उसके संस्कारों के खिलाफ था। ना सिर्फ सोच बल्कि दोनों का रंग रूप भी एक दूसरे से जुदा था। नव्या का दूध जैसा रंग, बला की खूबसूरती और सुनहरे बाल थे, जबकि ध्वनि सांवले रंग के साथ तीखे नैन नक्श वाली थी। नव्या ने किचन से बाहर निकलती ध्वनि की तरफ देखकर पूछा, कैसी हो ध्वनि? दोनों बहनों की सोच में अंतर के कारण उनके बीच खास बनती नहीं थी। नव्या को ध्वनि का दब्बू स्वभाव और मृदुल सिंह की हर बात मान लेना अच्छा नहीं लगता था। वो चाहती थी कि जैसे वो मृदुल सिंह की गलत बातों को मानने से मना करती है, वैसे ही ध्वनि भी करे, लेकिन ध्वनि का हर बात सर झुकाकर मान लेना नव्या को खटकता था। ध्वनि ने अपने अंदर का दर्द पीकर मुस्कुराते हुए कहा, हम अच्छे हैं दी, आप कैसी हैं? और आपने आने से पहले बताया भी नहीं हमने आपके लिए। लेकिन तभी नव्या ने उसकी बात काटकर तंज कसते हुए कहा, तुम थकती नहीं हो रसोई के काम और पूजा पाठ करते करते? यार तुम आजकल की लड़कियों पर तुम्हें न जाने रसोई और पूजा पाठ से कैसा प्यार है। दोनों के बीच चाहे जितना भी अंतर था, लेकिन नव्या ध्वनि का भलाई चाहती थी। ध्वनि ने मुस्कुराकर जवाब दिया, दी पूजा पाठ तो हम अपनी तसल्ली और सुकून के लिए करते हैं, रसोई में माँ का हाथ बटाकर उनकी मदद करते हैं, और सच बताएं तो खाना बनाने में हमें अलग ही तृप्ति मिलती है। जब सबके चेहरों पर संतुष्टि के भाव देखते हैं तो बड़ा सुकून सा मिलता है। नव्या ने तीखे लहजे में कहा, ध्वनि जब भूख लगती है तो सारा खाना अच्छा लगता है, स्वाद मैटर नहीं करता। और एक बात बताओ, तुम कब तक खाना बनाकर अपने पापा को खुश करने की कोशिश करती रहोगी? वो इससे कभी खुश नहीं होने वाले। अगर कुछ करना है तो अपने लिए करो, कुछ ऐसा करो जिससे उनका नाम बने, तब देखना वो तुम पर गर्व करेंगे। मृदुल सिंह का ध्वनि के प्रति रवैया हमेशा उखड़ा उखड़ा रहता था, जो परिवार के किसी सदस्य से छिपा नहीं था। ध्वनि ने धीमे स्वर में कहा, आप जानती हैं ना दीदी, पापा को पसंद नहीं कि हमारी वजह से उनका नाम हो। नव्या ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम ये क्यों नहीं कहती कि तुम इतना बली नहीं कि तुम ऐसा कुछ कर सको जिससे उनका नाम रोशन हो? ना तुम पढ़ाई में ज्यादा अच्छी हो, ना किसी और चीज में, तुम्हें तो बस रसोई और पूजा पाठ ही समझ आता है। करुणा ने नव्या को टोकते हुए कहा, बस करो तुम दोनों, क्यों हमेशा मिलते ही बहस करने लगती हो? और नव्या वो छोटी बहन है तुम्हारी, ऐसी बात करती हो? तुम पढ़ाई में निपुण हो ठीक है, पर ध्वनि को सुनाने की कोई जरूरत नहीं। तुम पढ़ रही हो लेकिन ध्वनि घर में रहकर पढ़ रही है, और तुम्हें तो सही से पानी उबालना भी नहीं आता। ध्वनि ने मुस्कुराकर बात संभालते हुए कहा, मां रहने दीजिए ना, इतने दिनों बाद आई है। वो वहां से जाते हुए बोली, हम कल के लिए पूजा की सामग्री देखने जा रहे हैं। करुणा ने सहमति जताई। फिर नव्या की तरफ देखकर बोली, नव्या सब तुम्हारी तरह नहीं होते। तुम्हारे पापा तुमसे इसलिए नाराज हैं क्योंकि तुम उनकी बात काटकर बाहर पढ़ने गई, लेकिन ध्वनि बचपन से उनके प्यार के लिए तरसती आई है, इसलिए उनकी हर बात मानती है, ताकि उनकी नजरों में अपने लिए प्रशंसा देख सके। अगर तुम उसका मनोबल इस तरह तोड़ोगी तो ये सही नहीं है ना। नव्या ने पश्चाताप के साथ कहा, सॉरी माँ। करुणा ने प्यार से कहा, हमसे नहीं ध्वनि से कहो, और अभी के लिए खाना खाओ। उन्होंने निवाला नव्या की तरफ बढ़ाया। नव्या ने मुस्कुराकर खा लिया और कहा, हॉस्टल में सबसे ज्यादा आपके हाथ के खाने की याद आती है। करुणा ने पूछा, और हमारी? नव्या ने करुणा का गाल चूमते हुए कहा, आपकी तो हर पल याद आती है। करुणा मुस्कुरा दी। यहाँ नव्या को देखकर सब लोग खुश थे। वहीं चौधरी साहब ने अपनी पत्नी दिव्या से पूछा, कल मृदुल के घर जाने की सारी तैयारियां हो गई? दिव्या ने सामने सजी थालियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, जी सब हो गया, पर आप एक बार तसल्ली कर लीजिए, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। चौधरी साहब ने मुस्कुराकर कहा, आपने की है तो सब सही होगा। दिव्या ने जिद करते हुए कहा, फिर भी आप देख लीजिए ना। चौधरी साहब ने हल्का सा झुंझलाते हुए कहा, अरे। दिव्या ने प्यार से कहा, प्लीज। चौधरी साहब पिघल गए और बोले, अब काम करवाना जानती हैं। दिव्या मुस्कुरा दी। चौधरी साहब और उनकी पत्नी अपने बेटे वरुण के लिए बहुत खुश थे, लेकिन वरुण गुस्से से अपने कमरे में चहलकदमी कर रहा था। कल उसकी एक जरूरी मीटिंग थी, लेकिन चौधरी साहब ने जाकर उसकी मीटिंग कैंसिल करवा दी। थोड़ी देर तक वो यूं ही चहलकदमी करता रहा, फिर सूरज को कॉल लगाया। सूरज जो डाइनिंग टेबल पर बैठकर पहला निवाला खाने वाला था, उसका हाथ हवा में रुक गया। उसने सोचा, इस वक्त क्यों? उसे अंदाजा था कि कौन फोन कर सकता है। उसने फोन उठाया और कहा, यस सर। वरुण ने ऑर्डर दिया, मिस्टर मित्तल से मीटिंग अरेंज करो। सूरज ने बेचारगी से कहा, सर बड़े सर ने मीटिंग कल की जगह परसों अरेंज कराई है। सूरज को अच्छे से पता था कि बाप बेटों के मामले में पड़ने का मतलब अपनी जान गंवाना था। वरुण ने गुस्से में कहा, तुम? सूरज ने जल्दी से सफाई दी, सर प्लीज समझिए, मित्तल सर हमारी बात नहीं सुनते, वो वही करते हैं जो बड़े सर कहते हैं। वरुण ने पूछा, कल तुमने ऑफ लिया है ना? सूरज ने जवाब दिया, यस सर। उसे कुछ गलत होने का अंदेशा होने लगा था। वरुण ने कहा, कल तुम मेरे साथ गाजियाबाद चल रहे हो? सूरज ने बेचारगी से कहा, सर नहीं, मुझे अपनी वाइफ को हॉस्पिटल ले जाना है। वरुण ने धमकाते हुए कहा, मेरी एक बात काटने की सजा तुम्हें भी मिलेगी, तुम्हारा ऑफ कैंसिल हुआ, अगर दूसरी बात काटी तो। सूरज ने जल्दी से कहा, सर कल शार्प 8 o'clock आपके घर पर पहुंच जाऊंगा। वरुण ने बिना कुछ कहे फोन रख दिया और फोन हवा में उछालकर बेड पर पटक दिया। वहीं आज शिवरात्रि का दिन था और सिंह भवन के बाहर आज लोगों का तांता लगा हुआ था। शिवरात्रि का अवसर सिंह परिवार के लिए कितना बड़ा और महत्वपूर्ण था, ये किसी से छिपा नहीं था। मृदुल सिंह शिवजी के बहुत बड़े भक्त थे। शिवरात्रि की पूजा में वे न सिर्फ अपने जानने वालों को बल्कि आसपास रहने वालों को भी खुला निमंत्रण देते थे। चारों तरफ लाउडस्पीकर में बजते भजन, हवा में फैली धूप और अगरबत्ती की खुशबू माहौल को सुकूनदायक बना रही थी। मृदुल सिंह के पूरे परिवार ने मिलकर रुद्राभिषेक किया और सारी पूजा विधि विधान के साथ संपन्न की। फिर सभी लोगों में प्रसाद का वितरण करवाया। वहीं दूसरी तरफ अपने वादे के हिसाब से सूरज सुबह सुबह ही वरुण के घर पहुंच गया। चौधरी साहब ने सूरज को दरवाजे पर खड़ा देखकर चौंकते हुए पूछा, अरे सूरज, तुम इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? सूरज ने धीरे से सिर झुकाकर कहा, बड़े सर ने कहा था कि मुझे भी आप लोगों के साथ गाजियाबाद चलना है, इसलिए चला आया। चौधरी साहब ने बड़बड़ाते हुए कहा, वरुण भी हद करता है, हम उसके लिए लड़की देखने जा रहे हैं या कोई बिजनेस प्रपोजल करने? अपने असिस्टेंट को हर जगह साथ लेकर चलना जरूरी है क्या? अच्छा तुम आई गए हो तो अंदर आओ। सूरज ने कहा, जी सर। चौधरी साहब ने आवाज दी, वरुण शर्ट की बाजू चढ़ाता हुआ सीढ़ियों से नीचे आया और बोला, जी डैड। चौधरी साहब ने पूछा, तुमने सूरज को क्यों बुलाया? वरुण ने जवाब दिया, डैड असिस्टेंट है वो मेरा, उसका काम है मेरे साथ रहना। सूरज तुम जाओ गाड़ी निकालो। चौधरी साहब ने कुछ कहना चाहा। वरुण ने उनकी तरफ देखकर कहा, आप मेरी कोई बात नहीं मानते तो मुझसे भी उम्मीद मत कीजिए, जो आपको सही लगता है वो आप करते हैं, जो मुझे सही लगता है वो मैं करूंगा। वरुण ये कहकर तेज कदमों से वहां से निकल गया। अतुल भी पहले उन लोगों के साथ जाना चाहता था, लेकिन वरुण ने जानबूझकर उसे ऑफिस में काम दिया हुआ था, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही उसकी वजह से दिल्ली में जो कुछ भी हुआ था। उसके बाद वरुण उससे थोड़ा नाराज था, लेकिन अतुल को ऑफिस के काम में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। उसे तो मॉडल बनना था या फिर उसे घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता था। वहीं वरुण के बाहर जाते ही चौधरी साहब ने गहरी सांस ली और फिर दिव्या की तरफ देखकर कहा, इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता। दिव्या उनके नजदीक आई और उनकी टाई ठीक करते हुए बोली, छोड़ दीजिए ना इसे अपने हाल पर, शादी के लिए लड़की देखने जा रहा है ना, यही बड़ी बात है। अब आप दुआ कीजिए कि उसे लड़की पसंद आ जाए। एक बार इसकी शादी हो गई तो पत्नी के आने पर खुद सब कुछ सीख ही जाएगा। चौधरी साहब ने मन ही मन सोचा,
इसे लड़की पसंद आए या ना आए, इसकी शादी वहीं होगी और मुझे पता है इसे कैसे मनाना है। आखिर बाप हूं मैं इसका, हर बार इसकी मनमानी चलने नहीं दूंगा। इस बार तो वरुण की शादी होकर रहेगी, फिर चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ऐसा क्या सोचा है चौधरी साहब ने जिससे वो वरुण को मना लेंगे? क्या वरुण और नव्या की शादी हो जाएगी? अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा विशाल का? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। चौधरी साहब अपनी सोच से बाहर आए और फिर उन्होंने दिव्या की तरफ देखकर कहा, चलें। दिव्या ने सहमति जताते हुए कहा, वे दोनों गाड़ी में आकर बैठे। सूरज ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। चौधरी साहब सुबह सवेरे देहरादून से गाजियाबाद के लिए निकल गए थे, फिर भी उन्हें पहुंचने में काफी समय लग गया। करीब 10-11 बजे उनकी गाड़ी सिंह भवन के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। मृदुल सिंह और तेज प्रताप सिंह दोनों ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। मृदुल सिंह ने हाथ जोड़कर पूछा, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? चौधरी साहब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं नहीं। उन्होंने मृदुल सिंह के हाथों पर अपने हाथ रखकर कहा, कैसे हैं आप? और आयोजन तो बहुत अच्छा किया है आपने। इतना बोलकर चौधरी साहब ने गर्दन घुमाकर चारों तरफ देखा। मृदुल सिंह ने सहजता से जवाब दिया, हम तो जरा सी कोशिश करते हैं, बाकी तो भक्तजनों की उपस्थिति से इतना अच्छा आयोजन हो जाता है। आप लोग अंदर आइए ना, सब आपसे मिलने का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने हाथ से आगे बढ़ने का इशारा किया। चौधरी साहब उनके साथ आगे बढ़ गए। बाकी लोग भी मृदुल सिंह और चौधरी साहब के पीछे चलने लगे। मृदुल सिंह ने तेज प्रताप सिंह को आंखों से इशारा कर वहां की सारी व्यवस्था देखने को कहा। मृदुल सिंह सबको लेकर हवेली के अंदर पहुंचे। सबसे पहले उन्हें अम्मा नजर आई। उन्हें देखकर मृदुल सिंह मुस्कुराए और चौधरी साहब से बोले, ये हमारी अम्मा है। चौधरी साहब ने अम्मा जी के सामने हाथ जोड़कर कहा, प्रणाम। अम्मा जी ने मुस्कुराकर उन्हें अपने पास बैठने का इशारा किया और बोली, आज के दिन हर हर महादेव का हो। चौधरी साहब मुस्कुराए और सब लोग एक साथ हर हर महादेव बोलने लगे। वरुण को ये माहौल जरा भी नहीं भा रहा था। बेचारा सूरज मुंह लटकाए उसके पीछे पीछे चल रहा था। दिव्या ने आसपास देखकर कहा, भाई साहब और कोई नजर नहीं आ रहा? मृदुल सिंह ने जवाब दिया, हम अभी बुलाते हैं। करुणा देखिए कौन आया है। करुणा ने जवाब दिया, जी अभी आई। करुणा जी ने आस्था की तरफ देखकर कहा, आप ये सब प्लेट में लगाइए और नव्या को जाकर देखिए वो तैयार हुई कि नहीं। आप उनके हाथ से चाय लेकर बाहर आइएगा, ठीक है? आस्था ने हंसकर कहा, जी दीदी हम समझ गए। सुबह से 10 बार आप हमें बता चुकी हैं। हमें तो लग रहा है नव्या से ज्यादा आप घबरा रही हैं। शांत रहिए दीदी, वो सिर्फ नव्या को देखने ही तो आए हैं, शादी थोड़ी ना करके ले जा रहे हैं आज ही। करुणा ने हल्के से लजाते हुए कहा, क्या करे आस्था, बेटी की मां है ना, घबराहट हो जाती है। आस्था ने हौसला बढ़ाते हुए कहा, चलिए आप घबराइए मत, अच्छे से मुस्कुराते हुए बाहर जाइए, भाई साहब आपको बुला रहे हैं। करुणा ने अपने हाथ साफ करते हुए कहा, तुम एक बार जाकर नव्या को देख लो ठीक से तैयार हुई कि नहीं। आस्था ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जी दीदी हम देख लेंगे। करुणा फीकी सी मुस्कान के साथ नौकरों को अपने पीछे चलने का इशारा कर बैठक की तरफ चली गई। मृदुल सिंह ने करुणा को देखकर कहा, लीजिए बहन जी इनसे मिलिए, ये है हमारी धर्मपत्नी करुणा। फिर करुणा की तरफ देखकर बोली, करुणा इनसे मिलिए, ये है चौधरी साहब। हमने आपको बताया था ना जब हम देहरादून गए थे तब इनसे हमारी मुलाकात हुई थी। करुणा ने मुस्कुराकर कहा, जी हमें याद है। उन्होंने हाथ जोड़कर सबको नमस्ते किया। दिव्या ने नौकरों को टेबल पर खाने का सामान रखते देखकर कहा, अरे बहन जी हम तो यूं ही आए हैं, आपने हमारी वजह से इतनी तकलीफ क्यों उठाई? करुणा ने अपनेपन से जवाब दिया, इसमें तकलीफ कैसी? आप तो मेहमान हैं, मेहमानों के लिए इतना तो बनता है ना, लीजिए आप लोग जलपान कीजिए। दिव्या और चौधरी साहब मुस्कुरा दिए, लेकिन वरुण मुंह बनाकर सोचने लगा, कितने टिपिकल लोग हैं, कैसे खिला पिलाकर खुश करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है 50 साल पीछे आ गया हूं। आज के मॉडर्न टाइम का कोई भी नजर नहीं आ रहा इस घर में। हे भगवान कहां फंस गया मैं। तभी चौधरी साहब करुणा जी को देखकर बोले, वैसे सच बताऊं, जब मैं मृदुल भाई साहब से मिला था ना तभी ये मुझे बहुत पसंद आए थे। मुझे पूरा विश्वास था कि उनका परिवार भी वैसा ही होगा। आज आप सबसे मिलकर लग रहा है कि सही सोचा था। अब तो बस आप अपनी बिटिया रानी से मिलवा दीजिए हमें। करुणा और मृदुल सिंह दोनों मुस्कुरा दिए। करुणा ने कहा, हम बुलाते हैं अभी। उन्होंने आस्था को आवाज लगाकर नव्या को लाने को कहा। कुछ ही पलों में आस्था नव्या को ले आई। हल्के आसमानी रंग की साड़ी, सर पर पल्ला डाले, हाथों में चाय की ट्रे थामे नव्या बैठक की तरफ चली आ रही थी। वरुण को ये सीन बिल्कुल किसी टिपिकल बॉलीवुड फिल्म जैसा लगा, जिसे देखकर उसे अजीब सी चिढ़ हो रही थी। मृदुल सिंह ने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, ये हमारी बेटी है नव्या और ये हमारे छोटे भाई तेज प्रताप सिंह की पत्नी आस्था। चौधरी साहब और दिव्या दोनों मुस्कुरा दिए। दिव्या ने नव्या को अपने पास आने का इशारा किया। आस्था ने उसे आंखों आंखों में पास जाकर बैठने को कहा। नव्या को ये सब बहुत चिढ़ पैदा कर रहा था, लेकिन अभी वो कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए जो जैसा कहता वो करती जा रही थी। दिव्या ने चौधरी साहब की तरफ देखकर कहा, आपकी बेटी तो बहुत प्यारी है, क्यों चौधरी साहब? चौधरी साहब ने नव्या को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसा लगता है किसी ने चांद का टुकड़ा लाकर बिठा दिया हो। दिव्या ने नव्या से अपनेपन से पूछा, कैसी हो बेटा? नव्या ने सहजता से जवाब दिया, जी अच्छी हूं आंटी। दिव्या ने फिर पूछा, क्या पसंद है बेटा? आई मीन हॉबीज क्या है तुम्हारी? सूरज ने मन ही मन सोचा, शक्ल देखकर लग रहा है कि अभी कहेगी, जी मुझे तो खाना बनाना पसंद है। सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आज के जमाने में भी ऐसा होता है। जिस तरह नव्या तैयार हुई थी और टिपिकल बॉलीवुड वाली वाइब्स लेकर चली आई थी, उससे सूरज को पुराने जमाने की फिल्में याद आ रही थी, जहां हीरोइन अक्सर अपनी हॉबी खाना बनाना ही कहती थी। सूरज के होठों पर धीमी सी मुस्कान आ गई, लेकिन जैसे ही उसे वरुण की नजर महसूस हुई, उसने झट से अपनी मुस्कान दबा ली। वरुण ने सूरज को घूरते हुए कहा, अगर तुम मीटिंग रीअरेंज करवा देते तो आज ये नौटंकी हमें नहीं देखनी पड़ती। सर में दर्द होने लगा यहाँ बैठकर, ऐसा लग रहा है कि कोई टीवी सीरियल देख रहा हूँ, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वापस चलो फिर देखो कैसे बैंड बजाता हूँ तुम्हारी। सूरज ने सफाई देनी चाहिए, सर मैं। वरुण ने उसे घूरकर कहा, शट अप। सूरज मुंह लटका कर रह गया। नव्या ने अपनी बात शुरू की, जी मुझे। नव्या अपनी हॉबी बताती तभी मृदुल सिंह के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उन्हें पता था कि नव्या उनके हिसाब से तो कुछ नहीं बोलेगी, इसलिए वो उसकी बात काटते हुए पहले बोल उठे, ये बातचीत का दौर तो चलता रहेगा, आप पहले कुछ जलपान तो कीजिए। चौधरी साहब ने मुस्कुराकर कहा, जी जरूर, जब से आपसे मिले हैं आपकी मीठी बोली सुन रहे हैं, तब से हमें तो आपकी बोली से प्यार हो गया। अब जरा आपका खाना भी चख कर देखें, वो भी आपकी तरह मीठा है कि नमकीन। मृदुल सिंह मुस्कुरा दिया और बोले, जी जरूर। चौधरी साहब ने जैसे मिठाई का एक टुकड़ा अपनी जुबान पर रखा, वरुण बोल उठा, डैड आपको डायबिटीज है, आप मीठा नहीं खा सकते, याद है आपको? इतनी देर से चुप बैठा वरुण आखिरकार बोला तो सबका ध्यान उसकी तरफ चला गया। करुणा ने वरुण के चेहरे पर चिंता देखकर जल्दी से कहा, चिंता मत कीजिए बेटा, हमारी बेटी ने ये सब शुगर फ्री बनाया है। ये सुनकर दिव्या बहुत खुश हुई। उन्होंने नव्या के सिर पर हाथ फेरकर कहा, आप हमारे घर अभी आई भी नहीं और अभी से हमारा इतना ध्यान रखने लगी, अच्छा लगा ये देखकर। नव्या की आंखें चौड़ी हो गई। करुणा कुछ कहने के लिए अपने होठों को हिलाने लगी, लेकिन मृदुल सिंह ने उनके हाथ पर हाथ रखकर नाम से हिला दिया। करुणा खामोश हो गई। सूरज ने मन ही मन सोचा, यहाँ आकर तो ऐसा लग रहा है पता नहीं किस सदी में चला आया हूँ। सर इस घर में शादी करेंगे? आई डोंट थिंक। बड़े सर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मुझे डर भी लग रहा है बड़े सर का गुस्सा वरुण सर मेरे ऊपर ही उतारेंगे। चौधरी साहब ने वरुण को देखकर चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा, अब खा लूं? ये बात वहां बैठा कोई और शख्स तो समझ नहीं पाया, लेकिन वरुण, चौधरी साहब और दिव्या जरूर समझ गए। वरुण ने सिर हिलाकर कहा, जी फिलहाल वो कुछ कर नहीं सकता था। चौधरी साहब ने बर्फी का टुकड़ा अपनी जुबान पर रखा और वो खुश हो गए। उन्होंने नव्या की तरफ देखकर कहा, वाह बेटा मजा आ गया, आज से पहले इतनी स्वादिष्ट मिठाई मैंने नहीं खाई, सच में आपके हाथों में तो अन्नपूर्णा का वास है। दिव्या ने हंसकर कहा, ये थोड़ा खाने पीने के ज्यादा ही शौकीन है।
तभी दिव्या ने तिरछी नजर से वरुण की तरफ देखा, जिसके चेहरे से ही पता चल रहा था कि वो यहाँ कितना बोर हो रहा था। दिव्या समझ गई थी कि अगर ये सब कुछ लंबा खींचा तो वरुण का सब्र भी जवाब दे सकता था, इसलिए वो सबको देखकर बोली, ये सब बातें तो होती रहेंगी, पर जो जरूरी बात है उस पर आते हैं। हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद है, इन्होंने आपके परिवार की इतनी तारीफ की और आज आपसे मिलकर तसल्ली भी हो गई। अब तो सब कुछ बच्चों को ही तय करना है। अगर आपको बुरा ना लगे तो दोनों को अकेले में थोड़ी देर बात कर लेने दीजिए, आखिर जिंदगी तो इन्हीं साथ गुजारनी है। मृदुल सिंह को दिव्या का इस तरह बात की पहल करना अच्छा नहीं लगा। क्या दिव्या का इस तरह से पहल करना वरुण और नव्या के रिश्ते में कोई बड़ी बाधा पैदा करेगा? क्या मृदुल सिंह का ईगो बनती बनती बात को बिगाड़ देगा? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ